तो सबसे पहले हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर टिश्यूज होते क्या है? A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function is called a tissue। हमने लास्ट चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ा था कि वह फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। तो जब कई सारे सेल्स यानी कोई ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और वे साथ मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी ग्रुप ऑफ सेल्स या क्लस्टर को हम टिश्यू कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेरियस ग्रुप ऑफ सेल्स यानी टिश्यू होते हैं जिनका अपना अपना काम होता है, जो कि प्लांट को स्ट्रक्चरल मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड डिवीजन ऑफ लेबर को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज की बहुत सारी यूटिलिटीज होती हैं। तो एक बार मैं आपको एक चार्ट के थ्रू से डिटेल में समझाता हूँ। हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। जब कई सारे सिमिलर स्ट्रक्चरल सेल ग्रुप में आकर कोई पर्टिकुलर फंक्शन या काम करते हैं तो टिश्यू बनता है, और टिश्यू की कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि यह कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो टिश्यूज भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्लांट टिश्यू एंड सेकंड एनिमल टिश्यू। तो इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे तुम खुद ही सोचो क्या प्लांट्स और एनिमल्स की टिश्यू सेम होंगे? वही ना, क्योंकि प्लांट्स तो एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं और उनको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए उनके पास सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं जो मोस्टली डेड सेल से बने होते हैं ताकि वो सीधे खड़े रह सकें, यानी ये टिश्यू रेस्ट स्टेट में रखने के लिए डिजाइंड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनिमल्स की बात की जाए तो वे फूड और शेल्टर ढूंढते हैं जिसके लिए वे इधर उधर मूवमेंट करते हैं, यानी कि उनको लोकोमोशन करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है उनको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए उनकी टिश्यूज मोस्टली लिविंग सेल से बने होते हैं। एनिमल्स के ऑर्गन्स और सिस्टम प्लांट्स की कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड होते हैं। क्योंकि उनकी लाइफ का तरीका अलग होता है, उन्हें एक्टिव रहना पड़ता है, इसलिए उनका स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से डिजाइन होता है। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं, जैसे कि इसकी हाइट, लेंथ या ग्रोथ बढ़ाना। ये टिश्यू स्पेसिफिक रीजन्स में होते हैं और इनकी लोकेशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड लैटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड इज नोन एज इंटरकैडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के ग्रोइंग टिप्स जैसे कि स्टेम्स एंड रूट्स में प्रेजेंट होता है। यह रूट्स और स्टेम्स की लेंथ इंक्रीज करता है और प्लांट की हाइट को ग्रो करने में काफी ज्यादा मदद करता है। सेकेंड है लेटरल मेरिस्टेम। यह प्लांट्स के लेटरल साइड्स जैसे कि स्टेम और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जनरली प्लांट्स की ग्रोथ इंक्रीज करता है, यानी यह प्लांट्स की मोटाई बढ़ाएगा। वहीं इंटरकैडरी मेरिस्टेम प्लांट्स के नोड्स में प्रेजेंट रहता है, यानी यह प्लांट्स के लिप्स के बेस में लोकेटेड होते हैं। प्लांट टिश्यू का दूसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू। प्लांट्स में जब सेल्स ग्रो करके मैच्योर हो जाते हैं और डिवाइड होने बंद कर देते हैं तब उन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जनरली एक टाइप से सेल से बने होते हैं जो कि सिमिलर काम करते हैं। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, सेकंड कोलेन्काइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज में मदद करता है और इस टिश्यू के सेल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेस होती है, यानी इनके बीच में लार्जेस्ट इंटरसेलुलर स्पेस होता है और ही जनरली लिविंग सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमा भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला है क्लोरेन्काइमा जो कि क्लोरोफिल स्टोर करते हैं। सेकेंड है एरेन्काइमा, यानी ये उस प्रकार की पैरेन्काइमा होते हैं जो खास तौर पे पानी वाले प्लांट्स में मिलते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एयर स्पेस होते हैं जो कि प्लांट्स को पानी के अंदर भी सांस लेने में मदद करते हैं। सोचो जैसे आपके घर में एसी होता है, वैसे ही एरेन्काइमा प्लांट्स के लिए नेचुरल एसी के काम करते हैं ताकि वे फ्रेश एयर ले सकें और पानी के नीचे भी सर्वाइव कर सकें। सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप है कोलेन्काइमा। ये टिश्यू प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और इनके बीच में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होती है और ही जनरली कॉर्नर स्पेस ठीक होती है। साथ ही साथ आप याद रखना कि ये लिविंग सेल्स होती है। थर्ड टाइप है स्क्लेरेन्काइमा। ये प्लांट्स को हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर आपने नारियल देखा होगा तो उसके आउटर कवरिंग जो हस्क होती है वे इसी टिश्यू से बनी होती है। साथ ही साथ आप याद रखना कि डेड सेल्स से बनी होती है। इस टिश्यू में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है बिटवीन सेल्स क्योंकि इसकी वॉल से काफी थिक होती है। वैसे प्लांट्स की आउटर मोस्ट लेयर में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है जो प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस ज्यादातर एक ही लेयर से सेल से बनी होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स जो बहुत सूखे एरियाज में होते हैं उनका एपिडर्मिस थोड़ा मोटा होता है क्योंकि पानी को बचाए रखना उनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर प्लांट के सर्फेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो एपिडर्मिस कहलाता है। ये प्लांट के हर हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। एपिडर्मल सेल्स जो हवा में प्रेजेंट होते हैं वो एक वैक्सीन लेयर सीक्रेट करते हैं जो पानी के नुकसान, चोट और फंगल इन्फेक्शन से बचाते हैं। एपिडर्मिस के सेल्स आपस में जुड़े होते हैं बिना किसी गैप के, इसलिए ये एक कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं। इन सेल्स की ऊपर और साइड वाली वॉल्स अंदर वाली वॉल से ज्यादा मोटी होती है।
अब हम परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये जनरली एक सादा टाइप के सेल से बने होते हैं। इसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाता है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों जनरली फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाइलम की बात करते हैं। तो जाइलम मेनली वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ट्रांसफर करता है, ताकि आप पूरे प्लांट में स्प्रेड कर पाए, यानी यह वन वे फ्लो होता है। और इसकी जो सेल वॉल है वे जनरली लिग्निन से बनी होती है। वहीं फ्लोएम की बात की जाए तो यह फूड को लिप्स से प्लांट्स के और हिस्सों में पहुंचाता है। इसकी सेल वॉल जनरली सेलुलर से बनी होती है। जाइलम में मेनली ट्राइजिट्स, फ्रेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। ट्राइजिट्स और वेसल की बात की जाए तो इनके पास थिक वॉल होती है और ये मोस्टली डेड सेल से बनी होती है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की वजह से वर्टिकली पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। वहीं जाइलम पैरेन्काइमा की बात की जाए तो ये खाना स्टोर करते हैं और जाइलम फाइबर सपोर्ट देने के लिए होते हैं। दूसरी तरफ फ्लोएम में सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। सीव ट्यूब्स में होल्स होते हैं जिससे खाना ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं फ्लोएम फाइबर्स के अलावा बाकी फ्लोएम सेल्स लिविंग होते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं और बाकी सब लिविंग होते हैं। इसके अलावा ये और कुछ डिफरेंस है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव की ओर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये प्लांटिस वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यूज 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग टिश्यू होते हैं। जैसे हमने प्लांट्स में एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था, उसी तरह एपिथेलियल टिश्यू भी रिलेटेड है। एपिथेलियल टिश्यू को आप एक कवरिंग की तरह समझ सकते हैं। यह अलग अलग बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट रखने के लिए एक बैरियर की तरह काम करता है। स्किन, माउथ लाइनिंग, ब्लड वेसल्स, लाइंगा लेवली और किडनी ट्यूब्यूल्स सब एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूअस सीट्स बनाते हैं, लेकिन इनके बीच बहुत कम सीमेंटिंग मटेरियल होता है और लगभग कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। अलग अलग एपिथेलिया अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स के सेल में जहां ट्रांसपोर्टेशन एक सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस की थ्रू होता है, वहां एक सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम होता है और इसको हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम थिन और फ्लैट होती है और एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करती है, जैसे कि आपकी माउथ की लाइनिंग और ऑसोफेगस इसी टिश्यू से कवर होती है। आपकी स्किन भी इसी स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। क्योंकि ये पैटर्न्स और लेयर्स में अरेंज होती है, तो इनको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू कहते हैं। जहाँ ऑब्जर्प्शन और सिक्रेशन होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन की इलर लाइनिंग, वहाँ टॉल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनको हम कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू में सीलिया भी होती है। एनिमल टिश्यू का सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडल्स ये कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। ध्यान रखना, ब्लड और बोन से एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बीच में स्पेस लूजली इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं। वहीं बोन्स को जोड़ने के लिए एक अनदर टाइप ऑफ टिश्यू होता है, जो कि है लिगामेंट। लिगामेंट एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। सोचो, अगर तुम्हारी बॉडी के बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते तुम कैसे मूव करते? लिगामेंट्स की मदद से हमारी बोन्स एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और हम मूव कर पाते हैं। जैसे जब तुम क्रिकेट खेलते हो और बॉल को थ्रो करते हो, तो तुम्हारे शोल्डर्स की बोन्स को स्टेबल रखने के लिए लिगामेंट काम आते हैं। ये लिगामेंट फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी ये टिश्यू थोड़ा इलास्टिक भी होता है। मतलब ये थोड़े बहुत स्ट्रेच हो सकते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रांग होते हैं ताकि बोन्स सही तरीके से जुड़ पाएं। वहीं टेंडेंस एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और यह मसल्स को बोन्स से जोड़ता है। टेंडेंस जरूरी फाइबर्स टिश्यू के होते हैं जिनके पास काफी स्ट्रेंथ और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो लिगामेंट्स एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल ब्रिज की तरह होते हैं, जो हमारी बोन्स को एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हैं। ऑन द अदर हैंड, टेंडेंस मसल्स को बोन्स से जोड़ता है। इसी में अगला पार्ट है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज एक स्पेशल प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स को सपोर्ट देता है। सोचो, अगर तुम्हारी नाक या कान के अंदर की सॉफ्ट स्ट्रक्चर हार्ड होती तो कितनी प्रॉब्लम होती है ना। कार्टिलेज वही सॉफ्ट पार्ट होता है जो इन प्लेसेस को सेव देता है और प्रोटेक्ट करता है। कार्टिलेज हमारी बॉडी में कई पार्ट्स में होता है, जैसे कि नोज और ईयर्स के बीच में, जहाँ ये फ्लेक्सिबिलिटी और सेफ मेंटेन करता है। अब हम अपने फाइनर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये एक टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को फिल करता है और उन्हें सपोर्ट करता है। ये हमारी स्किन और मसल के बीच में, अराउंड द ब्लड वेसल्स और नर्व्स के बीच में पाया जाता है।
अगला एनिमल टिश्यू है मसल टिश्यू। इनमें elongated cells होते हैं जिन्हें हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। ये टिश्यू हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मसल टिश्यू जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्केलेटन मसल टिश्यू। ये मसल हेड यू से अटैच होते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इन्हें स्टैचुरेटेड मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें लाइट और डार्क इवेंट्स के अल्टरनेट पैटर्न्स होते हैं। Second type of muscle tissue है smooth muscle tissue। ये muscles non-steroidal और involuntary होते हैं, मतलब इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये digestive, reproductive systems, blood vessels और airways के contractility को कंट्रोल करते हैं। Third, cardiac muscle tissue। ये हार्ट में पाए जाते हैं और कंट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। कई सारे मसल्स को हम अपने अकॉर्डिंग स्टॉप या मूव कर सकते हैं, इनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। और कई सारे मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारे हार्ट की मसल्स, इसलिए इनको इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। Our last type of tissue is nervous tissue. Nervous tissue हमारी nervous systems का main part होता है और body के functions को monitor करता है। Nervous tissue mainly nerve cells से बने होते हैं जिनको हम neurons भी कहते हैं। Neurons यानी कि nerve cell nerve impulse को transmit करते हैं, मतलब ये signals को body के एक part से दूसरे part तक पहुंचाने में मदद करते हैं। Nervous cells से यानी neurons में एक single long structure होता है जिसे axon कहते हैं और यह generally दूसरे cell तक signal पहुंचाने में मदद करता है। न्यूरॉन्स के सेल बॉडी में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं और डेंड्राइट्स नाम के हाईली ब्रांच्ड प्रोसेसेस होते हैं जो दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ऑल्दो टॉपिक में न्यूरॉन वाला जो डायग्राम है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप इसको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग। We've had an introductory look at the epithelial tissues in short. Now let's move ahead to know the types of these epithelial tissues in detail. Beginning with the first one, which is the simplest of all. The simple squamous epithelium. In this type, we find flat cells lying upon the basement membrane. These being extremely flat or tie-like are also known as basement epithelium. Their flat nature itself states their function and locations. Such type is mainly used to transport or precisely diffuse substances across membranes and also perform filtration. Where do you think we will find them? Well, think of the thinnest surfaces in our body, yes. The lining of blood capillaries, in the lining of alveoli, and also in the inner lining of mouths. Well, when we talk about epithelial tissue, how can we forget the skin? But wait a second, how can we afford to have such a delicate layer on the surface that covers the entire body? Well, it's simple. The same squamous epithelium comes in the form of layers. So several layers, one above the other, form the outermost layer of skin, which we refer to as the stratified squamous epithelium. Because of multiple layers, the stratified squamous epithelium prevents wear and tear of the upper surface of the skin. Now the next type in our list is the one where we have dull, pillow-like structures. These are referred to as columnar epithelium due to the column-like appearance that they have. Now you may wonder, why do we need such dull cells for covering a surface? Well, such dull cells help to carry out absorption or secretion to a good extent. Thus, according to this function, the best example to locate this type of epithelium is in the inner lining of intestine. Well, sometimes a slight modification is also observed in this type. We find tiny hair-like projections called cilia on the surface of these cells. Now you may wonder, why do these cells need hair? Well, the basic purpose is to move the immovable. Yes, whenever you have certain non-motile substances or cells, then these cilia carry out rhythmic movements that help to move these substances. Thus, this type, that is the ciliated columnar epithelium, is found to cover the lining of the respiratory tract. Here, it helps to throw out the foreign particles trapped in mucus, which enter the respiratory tract. Another location is in the fallopian tubes of the female reproductive system, where the cilia help to propel the ovum in the forward direction. Now, these columnar cells are definitely doing their job well, but at times,
some substances aggressively pass through small channels, which are lined by these epithelial cells. So then, along with absorption and secretion, we need support too. Here the cuboidal epithelial cells come for our rescue. These cuboidal cells are found lining the kidney tubules, in the thyroid, and also in the ducts of the salivary glands. Lastly, we also find certain specialized modifications in these cuboidal cells. They attain the capacity to secrete important substances in the body. These are simply formed by invert folds in the cuboidal cells. The cells are called as gland cells, and the tissue is called as glandular epithelium. So where will we find them? Yes, those parts involved in secretions like the salivary glands, mucus glands, gland-secreting ovacs, mammary glands, and also the glands producing digestive enzymes. Well, with this, we come to the end of the types of epithelial tissues. Do you know what connective tissues are? Watch our next lesson to know more.